बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर विद यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी इस वक्त मईशत की सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास होते हैं। वज़ीर आज़म ब्रीफिंग लेते हैं और हिदायत जारी कर देते हैं। हिदायत ये जारी की जाती हैं कि कीमतों में इस्तेहकाम लाया जाए, उनमें कमी लाई जाए और आवाम को रिलीफ पहुँचाया जाए। आप देख लीजिए कि 22 दिन तकरीबन होने को हो गए, लेकिन पेट्रोलियम जो शॉर्टफॉल था वो अभी तक बरकरार है। अगर बड़े शहरों की बात की जाए तो बड़े शहरों में इस वक्त जो पेट्रोल है वो तो दस्तयाब है, लेकिन अगर अंदरून शहरों की बात की जाए या देही इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर अभी तक पेट्रोल नायाब है। अद्वियात की बात की जाए तो अद्वियात की कीमतें भी अभी तक रेगुलेट नहीं हो सकी। इसके साथ हुआ क्या, इसके साथ ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स थे वो भी ब्लैक में फ़रोख्त होना शुरू हो चुके हैं। उस पर भी हुकूमत अमल दरामद करवाने की कोशिश करती है कि कीमतें कम हो जाएं, लेकिन कीमतें कम नहीं होती। अशियाए ज़रूरिया की बात की जाए तो अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। अगर एक हफ्ते की इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपको बताएं तो 22 अशियाए ज़रूरिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 1.02% इजाफा हुआ। 22 अशियाए ज़रूरिया ऐसी हैं जिनकी कीमतें मुस्तहकम रहीं, जबकि 7 के करीब ऐसी हैं जिनकी कीमतों में कमी वाक़ हुई। इसके साथ साथ आलमी जो इदारे हैं, फिच का ये कहना है कि पाकिस्तान की माली इमदाद आलमी मालियाती इदारे जारी रखेंगे, क्योंकि हुकूमत कोरोना वायरस से नबुर्द आजमा है तो हुकूमत को माली मुआवनत दरकार है और आलमी मालियाती इदारे हुकूमत के रिलीफ फंड के हवाले से हुकूमत की इमदाद जारी रखेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद आवाम को किस हद तक रिलीफ मिल रहा है और हुकूमत का उसमें किरदार है क्या, इसी पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन करेंगे वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल साहब और पेट्रोलियम एसोसिएशन के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ख्वाजा आतिफ साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। एक तरफ महंगाई है और दूसरी जानिब माली व मुआशी अहदाफ हैं। दोनों तरफ हुकूमत अहदाफ पूरे करती दिखाई नहीं दे रही। महंगाई कम होती दिखाई नहीं दे रही और माली व मुआशी अहदाफ पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। ये ऐसे रिपोर्ट्स भी कह रही हैं। हुकूमत का किरदार आने वाले दिनों में होगा क्या महंगाई में कमी वाक़ई होती दिखाई दे रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यार सर, बदकिस्मती ये है कि लगता है कि इस पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ एक शख्स ऐसा है जिससे अवाम की परेशानी है, सिर्फ एक शख्स ऐसा है जो अवाम के लिए सोचता है और बाकी तमाम मशीनरी या बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आवाम को लूटने पर लगे हुए हैं। चंद अरकान असम्बली, चंद वज़रा या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। वो जैसे ही आपने देखा था ना, वो एक भारत की फ़िल्म थी, एक दिन का वज़ीर आज़म, तो सारा माफिया उसके ख़िलाफ़ हो जाता है। तो मुझे भी लगता है कि इसी तरह हो रहा है। देखें, इस मुल्क में पेट्रोल सस्ता हुआ, पेट्रोल नहीं मिल रहा, आवाम को उसके समरात नहीं मिल रहे। इस मुल्क में गंदम जो है वो वाफर होने के बावजूद हुकूमत ने हर चीज़ की, लेकिन आटा महंगा हो गया। तंदूर वालों ने रोटी महंगी कर दी, नान वालों ने नान महंगा कर दिया। हर चीज़ मौजूद होने के बावजूद सब्जियां नायाब और महंगी हो गई। इस लाहौर शहर के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी रिपोर्ट कह रही है कि 321 पेट्रोल पंप ऐसे हैं, 321 जो आज भी जहां पे पेट्रोल नहीं मिल रहा। राना साहब, इसी पेट्रोल पे बात करने के लिए पेट्रोलियम एसोसिएशन के सेक्रेटरी ख्वाजा आतिफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख्वाजा साहब, तकरीबन 17 दिन लगा लें या टोटल अगर कीमतें कम होने के बाद दिन लगाएं तो 22 दिन बनते हैं। पहले ये कहा जाता रहा कि एक आध दिन में ये बहरान ख़त्म हो जाएगा, फिर ये तवालत इख्तियार कर गया, 7 दिन तक बात चली गई। अब तकरीबन 20 दिन होने को आ गए, लेकिन पेट्रोलियम बहरान ख़त्म ना हो सका। तहकीकाती रिपोर्ट भी मुरतब हो चुकी, उसके ज़िम्मेदारों का तयन भी हो चुका, लेकिन अवाम को बुनियादी रिलीफ नहीं मिल सका। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, असल में हुआ ये है कि जब हमारा, जिसको आप सुपर कहते हैं, ये जो गाड़ियों का मेन फ्यूल है सिटीज के अंदर, इसकी जब शॉर्टेज आई है तो ये चीजें हाईलाइट हुई हैं। ये पिछले 1.5 माह से ये क्राइसिस चल रहा है। डीजल का क्राइसिस उससे पहले से चल रहा था, लेकिन वो चूंकि उस तरह की कंजम्पशन हमारी मेन सिटीज में नहीं है, अर्बन एरियाज के अंदर, इसलिए वो इतना मीडिया की नजर में नहीं आया। हम लोग तो बड़ी देर से चीखें मार रहे थे। कुछ हमें डुबो दिया कोरोना ने और बाकी जो कसर थी वो हमारी मिनिस्ट्री ने और ओगरा ने पूरी कर दी है और ऑयल मार्केटिंग कंपनी से। तो ये कतई तौर पे बिल्कुल सप्लाईज नहीं दे रहे। नहीं ख्वाजा साहब, वजूहात क्या है? महंगा हो तो सप्लाई भी नहीं रुकती और उसकी डिमांड भी नहीं रुकती, लेकिन अगर सस्ता हो तो उसकी सप्लाई रुक जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। यानी उन दिनों में कि जब आपने पेट्रोल पंप मालिकान ने या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पैसा कमाना हो, उन दिनों में शॉर्टेज नहीं होती, लेकिन जब आवाम को रिलीफ मिलना हो शॉर्टेज तब मंजर आम पर आती है। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसमें
मैंने आगे भी बहुत से कल भी एक टीवी चैनल पे यही बात की है जी। देखिए, बात यह है कि ये प्योरली कुछ इंतजामिया की नालायकी है, जिसमें हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी शामिल है और ओगरा भी शामिल है। आपका लॉ ऑफ द लैंड है जिसमें 21 डेज का स्टॉक यू हैव टू मेंटेन, ठीक है। ओगरा ने बिल्कुल आंखें बंद करके रखी। कुछ डीजी ऑयल साहब ने जब ये पाबंदी लगाई इंपोर्ट के ऊपर, अभी हमारी जो लोकल प्रोडक्ट है इसकी कॉस्ट ज्यादा है, जो इंपोर्ट हो रहा है उसकी कम है। इसमें हुकूमत नाकाम हो रही है या इस पे किसी माफिया ने असरअंदाज होकर ये सारा बहरान पैदा किया है, ये अवाम की समझ में आ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आतिफ साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के। नाज़रीन, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कुछ चीज़ें हैं जो मंजर आम पे जिनके हक़ाइक़ आना बहुत ज़रूरी हैं। पेट्रोलियम का बहरान है, इस वक्त ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो ब्लैक में फ़रोख्त हो रहे हैं, कीमतें अभी तक रेगुलेट नहीं हो रही। ख्वाजा आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि ये जो पेट्रोलियम बहरान है इसमें ज़्यादातर जिम्मेदार हुकूमत भी है, क्योंकि हुकूमत ने निशानदही तो कर ली कि कहां कहां पे इसका स्टॉक मौजूद है, लेकिन हुकूमत उनसे वो रिलीज नहीं करवा पाई। देखिए, एक बात ध्यान में रखिए कि अनफॉर्चुनेटली जैसे ही कोई गवर्नमेंट रिलीफ देने की कोशिश करती है किसी चीज पे, तो इसमें कोई शक नहीं कि माफिया जो है वो एक्टिवेट होने की कोशिश करता है। अब ये माफिया क्यों एक्टिवेट हुए? क्योंकि इदारे वीरान कर दिए गए, इदारे तोड़ दिए गए, अदारों के अंदर इनकम्पिटेंट लोग बिठा दिए गए। उसके साथ हमारे लिटिगेशन के प्रोसेस, मैं एग्जांपल आपको सिर्फ दे रहा हूं कि कंपटीशन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने 27 अरब के फाइन किए, सिर्फ 3 करोड़ रिसीव किए। मिली भगत से उस टाइम के लोग ऊपर बैठे रहे। जब उनको हमने हटाने की कोशिश की तो 1.5 साल उन्होंने स्टे ऑर्डर ले दिया। इसी तरीके से TIA में पिछले 10-12 साल में 10 साल में 12 CEO जो है वो चेंज कर दिए गए, और जो CEO अभी हैं जो मेहनत कर रहे हैं TIA को ठीक करने में, 1.5 साल में से तकरीबन 5 से 6 महीने उनको भी इसी पोजीशन पे साइड पे रखा गया। तो अब हो क्या रहा है, क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो रहा था, तो जितनी भी इसमें बहुत सारे जो स्टेक होल्डर इन्वॉल्व थे जिनको फायदा या नुकसान हो रहा था, वो पेट्रोल को स्टॉक कर रहे थे, बल्कि पब्लिक को नहीं दे रहे। अब हुकूमत ने उसके ऊपर इंक्वायरी भी की है, उसके ऊपर एक्शन भी ले रही है। हम ख्वाजा साहब वगैरह की तरह जो है वो कोई भी जो काम होता है उसे खलाई मखलूक पर डालकर पतली गली से नहीं निकलते। ना हम नवाज शरीफ साहब की तरह ये कहते कि हमें 5 साल काम नहीं करने दिया गया, बल्कि जब हमारे जमाने में शुगर के ऊपर लोगों ने पैसा बनाने की कोशिश की तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसकी इंक्वायरी करवाई। रिपोर्ट आने से पहले लोगों ने कहा अब रिपोर्ट नहीं आएगी, रिपोर्ट आई, फिर कहा कमीशन बनेगा, फिर कमीशन बना, फिर कहा उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी, फिर कमीशन की रिपोर्ट आई, फिर कहा इस पर कुछ नहीं होगा। आपके सामने कोर्ट में स्टे हुआ, वहां पर भी बातचीत हमने की, जाके अपना मौकफ दिया। अदालतों का हम एहतराम करते हैं, लेकिन अपना मौकफ दिया वहां पर, अदालत में स्टे खारिज किया और अब उस पर कानून के मुताबिक आगे कार्रवाई होगी। ऐसे ही पेट्रोलियम की, कल को कोई और चीज सस्ती होगी, यकीन रखिए जिस तरह ये अदारे तोड़ के गए हैं, तबाह करके गए हैं, उसमें भी कोई ना कोई माफिया निकलेगा। ये तो अब लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त आप देखें कौन सा माफिया ज्यादा सरगर्म है जिनका ताल्लुक अद्वियात के शोबे से है। आप ये देखें कि रोजाना की बुनियाद पे आप एक मेडिसिन का जिक्र कर दें हुकूमती सतह पे कि ये रिलीफ दे रही है, अगले दिन वो तमाम की तमाम मार्केट से गायब होती है और उसमें कोई 100 गुना इजाफा कर दिया जाता है कीमत में। अब ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसकी कीमत में इतना इजाफा कर दिया है कि वो आम बंदे की पहुंच से तो बाहर हो चुका है। यानी प्राइस रेगुलेट ना होने की बुनियादी वजह है क्या, वहां पे हर्डल्स क्या पेश आ रही है? मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ इस सारी चीज की वजह होती है कि लोगों को सजा और जजा का फिक्र नहीं है। आप देखिए जो बच्चों के दूध में पानी या दूसरे केमिकल्स मिलाते हैं, अगर आप किसी को पकड़ लें, आपको पता होगा, ये राणा साहब आपके साथ बैठे हैं, सारी उम्र इन्होंने देखा है। आप राणा साहब से पूछ लें कि एडल्ट्रेशन का कोई बंदा पकड़ लें जो दूध में गंदगी मिला रहा हो, कोई गंदी चीज मिला रहा हो, केमिकल मिला के खिला रहा हो, कितने दिन जेल रहेगा वो? ये पूछिएगा राणा साहब से। ये कितना एक दिन नहीं रहेगा जी, 500 रुपए फाइन होगा, 1000 होगा, बिल्कुल 5000 होगा, एक दिन वो बाहर आ जाएगा। तो हमें एक लार्जर पिक्चर देखिए। हमारा मसला सिर्फ ये है कि हमें सामने उस टाइम की हुकूमतें उस टाइम की जो होती वो आती है, हम सब मिलकर अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालते हैं और वो भी झूठ सच आगे से बता के मुनाफिक करके आगे निकल जाते हैं और बाद में कहते हैं हमें खलाई मखलूक ने काम नहीं करने दिया। असल बात ये है कि इन लोगों ने, ये जो करप्ट लोग आए थे,
इन्होंने कोई दूध में मिलावट के लिए थोड़ी ना ये सिस्टम खराब किया था। ये मतलब ये मुझे बताइए कोई शहबाज शरीफ साहब की सोच थोड़ी होगी कि दूध में मिलावट हो, या ख्वाजा आसिफ साहब की कि दूध में मिलावट हो सियालकोट में, बिल्कुल ऐसा नहीं। असल में इनका मसला ये था कि इन्होंने जिस तरीके से हर वार्ड को, हर गली को तकसीम किया था, वहां पे इन्होंने एक एक गुल्लू बट रखा था। वो गुल्लू बट इनको हर इलेक्शन में हर तरीके से बाई होकर प्रूफ जिताता था। कभी वो सही तरीके से मोहरे लगाता था, कभी गलत तरीके से लगाता था। अब इनका इंटरेस्ट गुल्लू बट में था, सिर्फ इतना। ये को अल्लाह माफ करे, मैं इन पे ये इल्जाम नहीं लगा रहा कि ये मिर्चों में ईंटें डलवाना चाहते थे या दूध में मिलावट कराना चाहते थे, नहीं, ये नहीं था। इन्होंने गुल्लू बट रखा। अब जब गुल्लू बट रखा तो गुल्लू बट की भी तो आगे जरूरतें हैं ना, फिर गुल्लू बट के भी आगे दोस्त हैं। और गुल्लू बट जो है वो ऑक्सफोर्ड से तो पढ़ा नहीं हुआ। गुल्लू बट में जो है इनकी तरह कोई बड़े बड़े क्राइम तो करने नहीं है कि किकबैक्स ले लेनी और काम करने। गुल्लू बट में तो गेम डालनी है शालनी में या जिस भी जगह पे वो डाल रहा है उसने तो गेम वहां पर डालनी है अपनी लोकल। अब लोकल गेम वो क्या डालेगा? लोकल गेम कोई डालेगा कि वहां पर गाड़ियों की चोरी करवाएगा, कोई अडल्ट्रेशन की लोकल गेम डालेगा, वो कोई और मुनाफाखोरी की, कोई जखीरा अंदोजी की। और जब पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट उस जमाने की, जब इनकी हुकूमत होगी, उनको पकड़ती होगी, मैं इसकी अब की भी मैं आपको भाग नहीं रहा आपसे, लेकिन आपको बताता हूं कि ये अदारे तबाह कैसे हुए। कोई ऑनेस्ट एयर असिस्टेंट कमिश्नर, कोई एएसपी उनको पकड़ता होगा तो गुल्लू बट भाग के जाता होगा ख्वाजा आसिफ साहब के पास या हमजा शहबाज के पास या लाहौर में जितने भी इनके दूसरे दोस्त हैं उनके पास। ये देखें जी मियाँ साहब मेरे साथ क्या हुआ है, वो हमारा दोस्त है, उसने क्या किया था जी, वो दुकान उधर दूध की करता है, उसको पकड़ के ले गए। तो जब उस एएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर को इबरत का निशान बना दिया जाएगा तो वो आइंदा किसी ऐसी चीज पे हाथ नहीं डालेगा। इस तरीके से हुआ वो कल्चर सेट हमारे यहाँ, वो होता गया। अब ऊपर आके आप उनको अगर ऑफिसर को, सारे लोगों को ये कहते भी हैं कि इम्प्लीमेंट करें, तो उनको ये यकीन ही नहीं आता कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो हमें बाकी सपोर्ट करेगी। उनको ये लगता ही नहीं कि ये कल्चर चेंज होगा। तो बुनियादी तौर पर हमने अपना कल्चर खराब कर दिया। यानी यकीन की फजा पैदा होने में कुछ अरसा मजीद लगेगा। डॉक्टर साहब, जरा सियासी मंजरनामा क्या कोई तब्दील हो रहा है? मेंगल साहब तो फजलुर रहमान साहब से जाके मिल गए हैं और उनका ये कहना है कि अगर हम अपोजिशन में आ गए तो फिर अपोजिशन को बाकायदा असल वाली शक्ल में अपोजिशन बन के चलाएंगे। देखिए, जब भी कोई भी इलेक्शन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना इलेक्शन लड़के आती हैं, उनके अपने अपने मंशूर होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी। मेंगल साहब हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे लिए मोहतरम हैं, मोअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन ये तो बात तय है ना कि वो अपनी पार्टी के मंशूर पे इलेक्शन लड़के आए हैं, हम अपनी पे। उनकी प्रेफरेंसेस और हैं, हमारी प्रेफरेंसेस और हैं। तो जब प्रेफरेंसेस, मंशूर, प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं, वो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। एक जमात कहती है हमने पहले ये करना है, हम कहते हैं हमने ये करना, तो डिफरेंसेस हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी उनसे कोई लड़ाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं। हाँ, उनके कुछ मुतालबात हैं जो हमारी समझ में आते हैं, उनके कुछ मुतालबात हैं जो हमारी समझ में नहीं आते उस टाइम पे, तो उनसे बातचीत होगी और इंशाल्लाह वी विल बी टुगेदर अगेन। आप देखेंगे कि इसकी एक अच्छी आगे भी शुरुआत हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल भी कहा, आज भी कहा, एक दिन पहले भी कहा कि अदम इत्मीनाद की तहरीक का वो जिक्र कर रहे हैं। तो क्या हमारे पास, आपके पास, यानी आपकी हुकूमत के पास स्कोर पूरे हैं? अगर वो अदम इत्मीनाद लाने की कोशिश करते हैं तो हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है? सर देखें, मौलाना साहब का मैं क्या करूं, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली एक वो वाली बात है कि अम्मा अगर वो मर गया तो कौन नंबरदार बनेगा। उन्होंने कहा उसका बेटा, वो मर गया तो कौन बनेगा उसका बेटा, वो मर गया तो कौन बनेगा उसका बेटा। तो जब 4-5 दफा पूछ लिया, उसने कहा बेटा पूरा गांव भी मर जाए तो तूने नहीं पता। तो मौलाना साहब को चाहिए कि मौलाना साहब वो ये उनका वो हाल है हलवाई की दुकान पर नाना जी की फातिहा। तो जो जरा थोड़ा सा किसी हमारे इत्तेहादी के साथ हमारी बातचीत आगे पीछे होती है, मौलाना साहब फौरन पहुंच जाते हैं वहां पर। तो चले चाय वाय पिए, हलवा शलवा खाएं, तो इतना ही मुनाफा हो सकता है मौलाना साहब, कुछ तो ज्यादा। एक और बुख्ती साहब ने भी आज कह दिया ना, एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया, एक और इत्तेहादी जो है। जी देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि जहाँ भी इत्तेहादी होते हैं वो डिफरेंसेस हो सकते होते हैं, हमारी अपनी पार्टी में हो जाते हैं, लोगों के अपने अपने मुतालबे होते हैं, बातचीत होती रहती है और होती रहेगी इंशाल्लाह। तो वैसे किस अगला सियासी मंजरनामा देख क्या रहे हैं आप? तो बड़ा सियासी टूर करके आए और बड़ी आपकी गहरी नजर है, कोई बड़ी खबर दे जाए। नहीं सर, इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि एहतसाब का अमल जो है वो कंटिन्यू रहेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो वादे हैं कौम से वो कंटिन्यू
मौजूद रहेंगे, भले उसके लिए कोई कीमत भी देनी पड़े, कोई मंजरनामा बदले, कोई मंजरनामा रुके, लेकिन आप ये देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो बेसिक्स हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे इंशाल्लाह कभी भी। और अवाम की फलाह बहबूद के लिए, जैसे आपने ये पेट्रोलियम का पूछा, तो मैं यकीन कीजिए मेरे सामने की ये बात है कि प्राइम मिनिस्टर को ये मशवरा दिया गया था कि आप कीमतें कम ना करें, और ये भी बताया गया कि अगर आप कीमतें कम करेंगे तो ये पेट्रोल शॉर्ट करेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की यही सोच थी कि अगर कीमतें ज्यादा करने पे ये शॉर्ट नहीं करते तो कम करने पे क्यों करेंगे। तो अगर हम इस दफा ब्लैकमेल हो जाते तो फिर हर दफा होते ब्लैकमेल। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऐसी किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आते, भले वो चीनी की रिपोर्ट हो, भले वो पेट्रोल की प्राइसेस कम करनी है हो, इसलिए आप ये देखेंगे और भी चीजों में ब्लैकमेल नहीं होंगे और आपको इंशाल्लाह आगे बढ़ता हुआ। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल है, वज़ीर आज़म के दौरा सिंध पे बातें हो रही हैं, कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म का दौरा निजी दौरा था, लेकिन क्या ही बेहतर होता कि अगर वो तैयारा हादसे के मुतासरीन के घर चले जाते या वज़ीर आला सिंध से मुलाकात कर लेते? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं वो बिलीव करते हैं कि जब वो एक्सचेकर के पैसे के ऊपर जो भी कोई छोटी मोटी फैसिलिटी वो यूज करते हैं, बहुत थोड़ा पहले तो करते हैं दूसरे हुक्मरानों की निस्बत, लेकिन वो ये समझते हैं जो उनका एक एक मिनट है वो कौम का है, तो वो उसमें से प्रोडक्टिव चीजें करने की कोशिश करते हैं जो करने वाली है। मैं आप मुलाकातों पे बात कर रहा हूँ, जो कि इस सियासी जमात से मुलाकात हो जाए, उससे हो जाए, तो अगर कोई चीज स्केड्यूल में होती तो वो कर लेते, वरना उनका दिल होता है थोड़े टाइम में ज्यादा काम करके बने। यहाँ तक बात हुई कि त्यारा लवाहीन के घर जाते, तो देखें त्यारा लवाहीन के गम में तो हम पूरी कौम शरीक हैं, प्राइम मिनिस्टर भी शरीक हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत पहले ही उसके फौरन बाद मिनिस्टर एविएशन को भी भेजा, उसके बाद हमारे इंटीरियर मिनिस्टर को उन्होंने लाहौर में ताकीद की कि उनके घरों में जाएं, फिर गवर्नर पंजाब को भेजा। तो इसलिए मैं भी गया चंद त्यारा लवाहीन की तरफ, तो कहने का मतलब हमारी सबकी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ड्यूटी लगाई थी और वो बहुत पहले का वाकया है। तो इसलिए ये मैं नहीं कह रहा कि वहां जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले ही लोगों की कर दी और उनके दुख में हम सब बराबर के शरीक हैं, जितना भी दुखी हुआ जाए उस बात पर कम है। लेकिन जो दूसरा डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल बिल्कुल छोटा सा, डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, मुझे पता आपका टाइम, आप थके हुए हैं, एक आखिरी सवाल के क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है ये अपोजिशन का जवाब देने के लिए असम्बली में कोई इत्मीनात का वोट लेने का सोच रहे हैं, या इस हवाले से कोई भरपूर अपना आप सियासी जो है ताकत का मुजाहरा करने के हवाले से कोई ऐसा फैसला कि तमाम इत्तेहादियों को या अपनी पावर शो करने के हवाले से? सर, ये तो आपने ऐसा ही सवाल किया कि कल को ये कह दें कि आपके घर की जो बिल्कुल नीचे बुनियाद है ना, उसके अंदर पानी का पाइप फटा हुआ और ये घर गिर जाना है, तो अब हम पूरा घर गिरा के वो दीवार खोद के उसमें से वो पाइप मरम्मत करने तो नहीं लग जाएंगे ना, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वाकई फटा हुआ पाइप के नहीं। तो ये तो कभी एतमाद का वोट कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, तो इनके कहने पे तो दुनिया नहीं चलती ना। तो इनको बस मैंने आपको यही कहा है कि ये जो बेरोजगार एक ग्रुप है, ये बैठे हलवा शलवा खाएं, चाय वाय पिए और अपने एहतसाब की तरफ नजर रखें, क्योंकि एहतसाब होता हुआ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे स्टील की दरामद के हवाले से, जिसके कौमी ख़जाने को सालाना 40 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। FBR की जानिब से ये इंकशाफात किए गए हैं। ये स्टील की रॉ मटेरियल जो है ये दरामद करने पर हुकूमत रिलीफ देती है। हुकूमत ने रिलीफ ये दिया है कि रॉ मटेरियल आप मंगवाएं, इम्पोर्टर्स को आप मंगवाएं और उसे शक्ल देके आप अवाम में फ़रोख्त करें तो हम आपको उस पर रिलीफ देंगे। क्योंकि जब से स्टील मिल की बंदिश हुई है उसके बाद ये रिलीफ देने का सिलसिला शुरू हुआ और ये बढ़ता गया। बहुत से इस पे इन्वेस्टर्स भी हैं जो बैठे हुए हैं, रिलीफ लेते हैं। लेकिन हुआ क्या कि हुकूमत के इस रिलीफ वाले कुलिये को उन्होंने दूसरे तरीके से अपनाया। उन्होंने क्या किया कि रॉ मटेरियल मंगवाया और बीच में एक सहूलतकार का किरदार अदा किया। वही रॉ मटेरियल मुख्तलिफ निजी कंपनीज को बेच दिया और उसमें से जो रिलीफ था वो पैसा खा गए। अब हुकूमत को बाकायदा तौर पे उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब उसकी बुनियादी कॉस्ट में फ़र्क आएगा, जब उसके मंगवाने के रेट पे फ़र्क आएगा, तो जाहिर बात है हुकूमती ख़जाने को उसका नुकसान होगा। अब तक हुकूमती ख़जाने को कितना नुकसान हो चुका है, कितने अफराद मंजर आम पर आ चुके हैं जिन्होंने हुकूमती ख़जाने को नुकसान पहुँचाया, और FBR की तहकीकात अब तक की क्या कहती हैं, इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ
मौजूद हैं और चेयरमैन स्टील पाइप खालिद भट्ट साहब ने हमारा ज्वाइन किया है। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्टी साहब, इंपोर्टर्स 1 टन पे रिलीफ कितना लेते हैं, और क्या इंपोर्टर्स अगर रिलीफ लेते हैं तो क्या उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने रॉ मटेरियल मंगवाया तो उसे खुद ही प्रोडक्ट की शक्ल में बना के सेल करना है, या फिर वो अगर उसे प्रोडक्ट बनाने से पहले रॉ मटेरियल को ही किसी दूसरे को सेल कर दे तो क्या कानूनी तौर पर वो नाजायज है? यहाँ से देखिए, मामला ये है कि पाकिस्तान स्टील मिल की बंदिश से जहाँ पर मुल्की ख़जाने को, आवाम को, मुल्क की मौशत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा, वहीं पर उस लॉबी को, उन अनासिर को जो स्टील मिल की बंदिश के लिए सालों से काम कर रहे थे, उन्हें अरबों रुपए का मुनाफा भी पहुँचा। ये एक ऐसा खाम स्टील, इसे हॉट रोल कॉइल्स कहते हैं, ये पाकिस्तान स्टील मिल्स तैयार किया करती थी। 2015 में जब मुकम्मल तौर के पर स्टील मिल बंद हो गई तो उसके बाद पाकिस्तान में ये रॉ मटेरियल या हॉट रोल कॉइल्स बनना बंद हो गए। इसकी हमें ज़रूरत थी। 5 बड़े टाइकॉन्स ने हुकूमत के ऊपर अपनी एफर्ट की। उन्होंने एक कंसेशनरी SRO जारी करवाया जिसे हम SRO 565 कहते हैं, जिसके तहत उन 5 बड़े टाइकॉन्स को, अगरचे के SRO सबके लिए इक्वल होना चाहिए था, जो भी इंपोर्ट करना चाहे HRC को उसके लिए वो एप्लीकेबल होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 5 तकरीबन कंपनियों को इसकी इंटाइटलमेंट किया गया। वो हॉट रोल कॉइल्स इंपोर्ट करती हैं और SRO 565 के मुताबिक आप उसको HRC को फ़रोख्त नहीं कर सकते, आपने उसको CRC में कन्वर्ट करना है, फिर फ़रोख्त कर सकते हैं। चूँकि वफाकी हुकूमत की जानिब से पहले इन्हें तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये फ़ी टन रियायत मिलती रही और इस वक्त भी इनको ये रियायत 20 हज़ार रुपये फ़ी टन मिलती है, जिसके नतीजे में एक चीज क्लियर कीजिएगा, जो रॉ मटेरियल है उसे CRC कहते हैं या HRC कहते हैं? देखिए, जो रॉ मटेरियल हम उसके लिए लफ्ज़ यूज़ करें, लेकिन जिसके लिए अप्रोप्रिएट टर्म है वो है हॉट रोल कॉइल्स। जब वो हॉट रोल ये 5 कंपनियां इंपोर्ट करती हैं उनको कंसेशन मिलता है SRO 565 के तहत, लेकिन वो पाबंद हैं कि वो HRC को हॉट रोल कॉइल्स को फ़रोख्त नहीं कर सकती। ये शिकायत थी, पूरी इंडस्ट्री तबाह हो रही थी। FPR ने बिलाखिर हिम्मत दिखाई, उन्होंने ऑडिट किया और उस ऑडिट की दस्तावेज द लास्ट आवर को मसूल हुई हैं, जिसमें वाज़े तौर के ऊपर इन कंपनियों की भी निशानदही की गई है कि किस तरीके के साथ अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा रही हैं। और ये पहले जब पाकिस्तान स्टील मिल बंद थी, HRC ये इंपोर्ट नहीं करती थी। शुरू में इनकी इंपोर्ट सिर्फ चंद लाख टन थी, अब ये 30 लाख टन सालाना इंपोर्ट कर रही हैं, जिसमें से हज़ारों टन खिलाफे कानून फरोख्त कर रही हैं, जिसके नतीजे में कौमी खजाने को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। FBR ने इस मामले में, जो डायरेक्टर जनरल ने इसका ऑडिट करवाया, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा मामला है, मेरे पास स्टाफ कम है। उन्होंने निशानदही कर दी है कि किस तरीके के साथ बेज़ाब्तगी हो रही है। ये कंसेशनरी SRO 5 कंपनियों को दिया गया है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो गलत इसका इस्तेमाल कर रही है, जिसके नतीजे में दीगर इंडस्ट्री तबाह हो रही है, हज़ारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं और कौमी खजाने को सालाना 40 से 50 अरब के करीब नुकसान, कौमी खजाने को सालाना 40 से 50 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है और कंपनीज फायदा उठा रही हैं। और ये कंपनीज को बेनकाब भी करना जरूरी है और कौमी खजाने में ये रकम जमा करवाना भी जरूरी है, क्योंकि अगर इन्हें रिलीफ दिया जा रहा है तो वो रिलीफ आवाम तक भी पहुंचना चाहिए, कॉस्ट में कमी भी आनी चाहिए। खालिद साहब, ये जो इंपोर्टर्स हैं ये एजेंट या मिडल मैन का किरदार क्यों अदा कर रहे हैं कि जब हुकूमत रिलीफ दे रही है आपको रॉ मटेरियल पे, आप उसकी प्रोडक्ट बनाएं, उसे सेल करें, उससे पैसा कमाएं, रिलीफ भी एक तरफ से मिल रहा है, तो ये मिडल मैन बन के हुकूमती खजाने को नुकसान क्यों पहुंचाया जाता? नहीं, इसमें समझने की जरूरत है। देखिए, इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना ये हुकूमत का काम है, इंडस्ट्री का काम है बिजनेस जो है वो बनाना, जॉब्स क्रिएट करना, रेवेन्यू जनरेट करना, हम कर रहे हैं। अब हुआ ये है कि जो स्टील इंडस्ट्री है पाकिस्तान में A to Z वो इंपोर्ट करती है HRC। पाकिस्तान में HRC नहीं बनता आफ्टर स्टील मिल क्लोजर। अच्छा, अब HRC जब इंपोर्ट करती है तो इन्होंने क्या किया है कि SRO इशू किया 2014 में। वो SRO था 565, दैट मीन्स के जिनको SRO की फैसिलिटी होगी वो ड्यूटी में कुछ चीजों पे वेवर लेंगे। अच्छा, पहले इन्हें कस्टम ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी और डिफरेंट चीजों वेवर था, बाद में 2015 के बाद RD लग गई, इन्हें RD का भी वेवर मिल गया। हमें और इनमें 24% का फर्क आ गया। 4 से 5 प्लेयर जो एंजॉय कर रहे थे 565 और बाकी 98% इंडस्ट्री फुल ड्यूटी दे रही थी। स्टार्ट में इंडस्ट्री जिनके पास SRO नहीं था वो 80-90% इंपोर्ट करते थे 3 मिलियन में। आज 3 मिलियन में ये 80% इंपोर्ट करते हैं, मोर देन 2 मिलियन।
वक्त रेवेन्यू का लॉस इसलिए हो रहा है कि 98% से पूरी ड्यूटी ली जा रही है, वो 15% होगा, और जो 80-85% ये 565 के बेनिफिशरी हैं वो इंपोर्ट करते हैं, वो ड्यूटी पूरी नहीं देते। दैट्स व्हाई इतना बड़ा गैप है जो आपके हुकूमत के खजाने में रेवेन्यू की शक्ल में नहीं जा रहा। ये चीज हम पिछले कई साल से चीखे मार रहे हैं। खुदारा इस तरह मत करे, गवर्नमेंट को चाहिए, देखिए रियासत माँ की चाहिए होती है, इन्हें चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें इंडस्ट्री को, स्टील पाइप इंडस्ट्री को, या जो चादर की स्टील इंडस्ट्री, दो हैं, एक सरिया और एक चादर है, हम चादर की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने उसमें 4-5 प्लेयर्स को जो असर के मद में फायदा दिया है, वही असल जो है कॉन्स्पिरेसी और फसाद की जड़ है, वही तबाह कर रहा है। 2 साल से हम वैसे ही हॉट वाटर में, ऊपर से कोविड-19 आ गया। हालात ये हैं कि सर्वाइवल नहीं है। सारी दुनिया पाकिस्तान को, IMF पाकिस्तान को सोचते दे रहा है कि आप अपने पांव पे खड़े हो जाएं। अब FBR को तो ऐसी सूरत हाल में अगर दूसरे इंपोर्टर्स जो हैं वो हुकूमत को चूना लगाना शुरू कर देंगे तो हुकूमत अपना सर्कल कैसे चलाएगी? भट्टी साहब कंक्लूड कीजिएगा, क्या तमाम इंपोर्टर्स ही ऐसा करते हैं या फिर गिने चुने कुछ इंपोर्टर्स हैं जो इस तरह हुकूमत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और FBR की रिकमेंडेशन पे अब आगे होगा क्या? जैसे देखिए सिर्फ ये 5 लगभग पार्टियां हैं जो इसका इम्तियाजी जिनके साथ उनको सलूक उनके साथ हो रहा है, जो इसका एडवांटेज ले रही हैं, और जबकि बाकी लोग मुतासिर हो रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, जिसका फ़ायदा क्या होगा? वफाकी हुकूमत जो कंसेशनरी SRO के ज़रिए से उनको 20,000 रुपये फ़ी टन मराद दे रही है, वो अल्टीमेटली रकम या खजाने में आएगी या पूरी इंडस्ट्री को मिलेगी। पूरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, कारखाने बंद नहीं होंगे, लोग बेरोजगार नहीं होंगे, सबको फायदा होगा। और सबसे बड़ा अलमी ये है कि 6 साल से हॉट रोल कॉइल पाकिस्तान में नहीं बन रही, ये बहुत बड़ा अलमिया है, और हम सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त जिस तरह हमारे प्रेशर है हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर, हमें पाकिस्तान के अंदर हॉट रोल कॉइल्स बनाने का काम शुरू होना चाहिए था। बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान स्टील के हवाले से, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर कोई उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। ये मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जिसके ऊपर सब ने माजी के अंदर आंखें बंद किए रखी। अब FBR की ये ऑडिट रिपोर्ट खुद चीख कर बता रही है कि हम इनका प्रॉपर इनके ऊपर चेक नहीं रख पा रहे, जो कंसेशनरी SRO होता है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, और वो कंपनियां इसका बेनिफिट ले रही हैं, जिनसे रिसेंटली पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली के हवाले से प्लान तैयार करवाया गया। तो ये गैर मुनसिफाना पॉलिसी खत्म होना चाहिए। हुकूमत को पैसों की जरूरत है, 40 से 50 रुपए खजाने में आए, तो इस वक्त कोविड-19 की वजह से जो मुआशी तबाहकारियां हैं, अवाम को भी फायदा मिलेगा, और उसके बाद बाकी जो इंडस्ट्री तबाह हो रही है वो भी चल पड़ेगी। तो प्राइम मिनिस्टर तक खत्म होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक ये बातें तो पहुंच, वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफ तो किया जा चुका है। अब इंतजार है कि इस हवाले से हिदायत क्या सामने आती है। नाज़रीन, दीगर इशूज़ पर बात एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे भारत और चाइना के मामले के हवाले से जो कशीदगी बढ़ी हुई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक मुआहिदा हुआ था जिसके बारे में ये था कि दोनों जानिब से असलहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तोपखाने का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और इसके साथ साथ कोई भी आतिशी आला जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल कंट्रोल के तकरीबन 2 किलोमीटर की हुदूद के अंदर। अब जब ये वाक़या पेश आया और भारतीय जानी नुकसान हुआ, तो उसके बाद भारत ने फील्ड कमांडर्स जो हैं उनको असलहा इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। तो क्या वो जो मुआहिदा हुआ था वो मनसूख हो जाएगा? इस पूरे नज़रिए के बाद इस वक्त जो भारतीय कैफियत है अवाम की, सियासतदानों की, और उसके साथ साथ जो अस्करी क़यादत है, ये आपस में क्लैश चल चुका है। अब कोई भी एक नुक्ते पे मुत्तफिक नहीं है। अपोजिशन ये डिमांड करती है कि हमें बताया जाए हुआ क्या, और हमारे जवान जो है वो मारे कैसे गए। इसी पर अवाम वो जो जिनके वो जवान थे, जो मुतासरीन हैं, उनके लवाहिकीन हैं, वो हुकूमत से पूछते हैं मामला असल में क्या था। अब असल सूरत हाल ऐसी आन पड़ी है कि भारत असलहा इस्तेमाल करने पर मजबूर हो चुका है, लेकिन भारत को ये मुंह की भी खाना पड़ सकती है। राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, गोपाल सिंह चावला साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा, ये असलियत अवाम को बताते क्यों नहीं है? भारतीय सहाफ़ी तो ये कहता है, वो कहता है कि मैं खुद उस महाज पे उस वक्त मौजूद था, हमने एक बार नहीं 3 बार पेशकदमी की है, और ये सारा मामला चाइना की हुदूद में पेश आया है।
तीनों बार हमें पसपाई का सामना करना पड़ा। दूसरी बार जब हमने पेशकदमी की तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें तब हुआ। ये भारतीय सहाफ़ी के अल्फाज हैं, ये हमारे अल्फाज नहीं है। तो ये असलियत अपनी आवाम को क्यों नहीं बताते? देखें यासर, ये इसलिए नहीं बताते कि वहाँ पे हमने याद करें, हमने ही ये ब्रेक किया था कि कितना असर नुकसान हुआ है। और आहिस्ता आहिस्ता भारतीय मीडिया पहले 3 से 5, 5 से 20, 20 से 34, 34 से 45, आखिर 45 पे आ गए हैं। और मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो उन्होंने कहा ना, एक जनरल उनके सहाफ़ी ने कहा कि 3 दफ़ा नहीं, ये 5 दफ़ा हुई है। और ये पाँचवीं जरब जो है आज से 2 रोज़ पहले हुई है, और उसमें अभी तक उसको छुपाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और हुआ क्या है कि जिस वक्त भारतीय फोर्सेस को वहाँ पे मार पड़ी, भारतीय फोर्सेस जो है वो एक प्लान के तहत वहाँ गए थे। उन्हें ये टारगेट दिया गया था कि आपने हर सूरत में अपना इलाका भी वापस लेना है, बल्कि उनके इलाकों में जाके चौकियाँ खुद बनानी है और उनकी जो चौकियाँ उन्हें तबाह करना है। ये सारी प्लानिंग जो उनके अपने भी सहाफ़ी कह रहे हैं, उनका मीडिया कह रहा है, इस पे किया। तो उनके साथ जो हुआ आपने देखा। उसके बाद आपने एक फुटेज दिखाई है। ये फुटेज जो है ना, ये किसी और जगह की नहीं है, ये उन्हीं फ़ौजियों की, इंडियन फ़ौजियों की है, जो मार खाने के बाद ऊपर से फिर नीचे आ गए, ऊपर पहाड़ी से फिर नीचे आके गिर गए हैं। और वहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, क्या कभी कोई फ़ौजी रोता है? क्या कभी कोई फ़ौजी चीखता चलाता है कि मुझे उठा के ले जाओ? क्या कोई फ़ौजी ये कहता है कि बस अब ख़त्म हो गया? फ़ौजी जो लड़ते हैं उनके अंदर एक जज्बा होता है, वो शहादत के नीयत से जाते हैं, या शहीद या गाजी, इसके अलावा कोई नहीं होता। लेकिन उनके फ़ौजियों के साथ जो हुआ है आपने वो देखा है, जिस तरह वो रो रहे हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जब ये फ़ौजी वहाँ पर, ये जो ज़ख्मी है, ये वो ज़ख्मी है जो वहाँ पर पड़े हुए हैं। इन ज़ख्मियों के बाद जो वहाँ पर फ़ौजियों ने लेने आते हैं, जो एम्बुलेंस में उन्हें लेकर जा रहे हैं, तो फिर ये कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके से चाइना के कुछ लोगों को ज़ख्मी कर लें। और मैं आपको बताऊँ, ये बिल्कुल मुसद्दक़ बता रहे हैं, ये बाकायदा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने मीडिया पे दिखा सकें कि हमारा नुकसान नहीं हुआ, ज़्यादा नुकसान उनका हुआ है। वो जो है वो वार चौथी और 5वीं वार होती है। जब उस पर जाके ये करना शुरू करते हैं तो यासर उसमें इनको मज़ीद नुकसान होता है। इनके 2 मेजर जो हैं वो उसमें मारे जाते हैं, जिसको ये चंद दिन बाद बिल्कुल सामने लाकर ये लाएंगे कि जी जनाब ये भी अब इनकी लाशें मिली हैं, या कुछ भी जो भी ये बहाना लाना चाहेंगे वो लाएंगे। और वहाँ पर बाकायदा ये एक ड्रामा करने की कोशिश की कि आने वाले मैं आपको ये भी बता दूँ, आने वाले 72 घंटों में वहाँ पर एक और बड़ा ऐसा ही वाक़या होने। सही। अब्दुल्ला गुल साहब, अपोजिशन ने तो टफ टाइम दिया हुआ है मोदी हुकूमत को। अब अवाम भी सरापा एहतजाज बने हुए हैं, सवालात उठा रहे हैं वो फ़ौजी जो मारे गए उनके लवाहिकीन। दूसरी जानिब फ़ौज भी जो है वो काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार है, डरी हुई है। फील्ड कमांडर्स को उन्होंने इजाज़त दे दी है कि आप गैर मामूली हालात में असलहा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हालात मज़ीद कशीदा होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे कशीदा तो किसके लिए होंगे? भारत के लिए कशीदा होंगे, भारत के लिए कशीदा नहीं होंगे, बिल्कुल भी पाकिस्तान के लिए कशीदा नहीं होंगे। भारत जो है उसका तरीका कार रहा है कि वो अपना कसूर जो है वो फौरन दूसरों के कंधों पे जो है वो डालना चाहता है। लेकिन भारत के अंदर ये भी एक पॉलिसी है चाणक्य की कि अगर वो पूरा जाते देखो तो आधा दे दीजिए, ये उनकी एक पॉलिसी है। इसलिए ये आज की नहीं है, ये उनकी एक माइंडसेट है भारतीय, और ये एक बनिए का माइंडसेट है। दूसरी बात यह है कि भारत की जो फौज है, जिसके ऊपर पिछले जब से नरेंद्र मोदी आए हैं वो असले की दौड़ के अंदर दुनिया में नंबर 1 आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी फौज को बुरी तरीके से पिटाई हो रही है। और ये किल्ली खुल गई। नेपाल, जिसको वो बहुत अपने से कमजोर समझते थे, बल्कि हकीर लफ्ज मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब होगा, वो नेपाल भी उनके सामने खड़ा हो गया। पाकिस्तान, जिसके ऊपर वो एक ये सोच रहे थे कि हम पता नहीं पाकिस्तान को क्या कर लेंगे, पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल साबित कदम रहा। पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपनी जो हिकमत अमली जो खारजी है, बल्कि जो हुकूमती सतह पे और अस्करी सतह पे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ISI अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में नंबर 1 है। इसलिए पाकिस्तान के ऊपर भी उनका काम नहीं चल रहा। अब मसला यह है कि हिंदुस्तान करे तो क्या करे। एक तो इकोनॉमी उनकी डाउन जा रही है। नरेंद्र मोदी जो के 100 बिलियन रुपीस लगा के जो कॉर्पोरेट इंडिया के खर्च करवा के आए हैं इलेक्शन के अंदर, वो अब कॉर्पोरेट इंडिया को क्या जवाब दें, उनको क्या बताएं कि कारोबार तो दरकिनार, हमें तो अभी अपने जान के लाले पड़ गए हैं। दूसरी तरफ जो है भारत का एक बहुत बड़ा ट्रेड चाइना के साथ चल रहा है, जो कि 72 बिलियन के करीब है, और वो उसके मुकाबले में भारत जो चाइना के साथ ट्रेड करता है वो तकरीबन इस टाइम पे 15 से 17 बिलियन है। अब मसला यह है कि उनके अंदर ये आवाजें तो उठ रही हैं कि जी भारत के साथ जो है वो ट्रेड चाइना के साथ इक्वलाइज बेसिस के ऊपर करना चाहिए, लेकिन वो कैसे करें
वो चीजें जब बना ही नहीं रहे और वो उसको ऊपर उस रेट के ऊपर उस अर्जा कीमतों पे मिल ही नहीं रही वो क्वालिटी की चीजें, तो भारत की जो इंडस्ट्री है उसका भी जो भरम है वो टूट गया लोगों के सामने। जो उनकी फौज है उसका तो बहुत ही बेइज्जती हो चुकी है, और जो यानी हुकूमत का भी भरम टूट चुका है, मईशत का भरम भी, इंडस्ट्री का भरम भी, और साथ में फौज का भरम भी टूट चुका है। मज़े की बात यह है कि इस वक्त नुकसान किसको है? भारत में बायकॉट चाइना की एक इस वक्त तहरीक उरूज पर पहुंच चुकी है, और बायकॉट चाइना की कैप्स फ़रोख्त हो रही हैं। वो कैप्स की जो इस वक्त प्रोडक्शन है वो चाइना खुद ही करके भारत को पहुंचा रहा है। आप मज़े की बात ये देखें कि चाइना को क्या फ़र्क पड़ता है, चाइना ने अपने ही लोगों के साथ बायकॉट चाइना वो कैप बनाई और भारत को फ़रोख्त कर दी, जो भारत में धड़ाधड़ बिक रही है। चाइना को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नाज़रीन, गोपाल सिंह चावला साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मज़ीद बातचीत करेंगे खालिस्तान तहरीक के हवाले से और सिख भाइयों के हवाले से कि सिख भाई इस वक्त अपनी तहरीक को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, पैगाम आपने सुना कि जितनी तनख्वाह आपको मिलती है आप छोड़िए, रेफरेंडम में शामिल होइए और आपको उससे 5,000 इजाफी तनख्वाह फराहम की जाएगी। चावला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चावला साहब, खालिस्तान रेफरेंडम के रजिस्ट्रेशन का ऐलान हो चुका है, सिख भाइयों से अपील की जा चुकी है कि आप भारतीय फ़ौज को छोड़ दीजिए। खालिस्तान तहरीक मज़ीद कितनी मजबूत होती जा रही है और रेफरेंडम 2020 क्या है? जी बहुत शुक्रिया। जो रेफरेंडम 2020 है ये रजिस्ट्रेशन है, इसमें हमने साइन लेने हैं, और ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं जिसकी आपने गुफ्तगू सुनी है, ये सिख फॉर जस्टिस के मेन हमारे कर्ता धर्ता हैं, ये वकील हैं और इन्होंने वहाँ पे भी पिटीशनें दायर की हुई हैं। तो सिख फॉर जस्टिस के साथ साथ बाकी, क्योंकि खालिस्तान हमारा बुनियादी हक है। जब 1947 में गांधी ने सिखों के साथ वादा किया था कि पाकिस्तान इंडिया बनेगा तो साथ में खालिस्तान भी बनेगा, तो उस वक्त मैं सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के वसादत से ये डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि ये उस वक्त हमारे सिख जो लीडर्स थे उनका बहुत ही गलत फैसला था कि उन्होंने इंडिया को चुना, और वो मक्कार कौम है वो, कि उन्होंने आज तक हमें अपना हक नहीं दिया। और ये जो खालिस्तान हमारा बुनियादी हक है ये हमने लेना ही लेना है। इसकी तहरीक अब बहुत ज्यादा जोर पकड़ चुकी है, और जो इंडियन फौजी हैं, इंडियन फौजियों को जो रिक्वेस्ट की गई है, क्योंकि उनके तो फौज बुज़दिल है, वो जहाँ पे भी होते हैं सिखों को आगे कर देते हैं। अभी चाइना अंदर जितना भी गया था उन्होंने सिखों को बाद में आगे किया है। तो हम इनके लिए नहीं मरना चाहते क्योंकि हमारे दुश्मन, और हमने अपना खालिस्तान लेना ही लेना है। रेफरेंडम के जरिए भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इतने रेफरेंडम में इतने ज्यादा लोग शामिल होंगे कि मोदी जो है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, और अल्लाह की मेहरबानी से जो हमारा बुनियादी हक है वो हम हर सूरत सही। राना साहब, इस वक्त खालिस्तान तहरीक या सिख बरादरी मोदी हुकूमत को कितना टफ टाइम दे रही है और किस तरीके से? देखें यासर, हाली टफ टाइम नहीं दे रही है। मैं एक ऐसा सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ। ये हकीकत है कि सिख जो हैं फौजी, उन्हें वो मरते हैं हर महाज पे। अब सिखों के अंदर एक तहरीक पैदा होगी, और ये जो मैसेज हमने इन्हीं के जो रहनुमा उनका है, उसके बाद मेरे पास जो इतला है वो एक मुसद्दक़ा इतला ये है कि 11,000 से ज़ायद सिख हैं जिन्होंने फ़ौज से अपना तल्लुक़ ख़त्म कर दिया है, जिन्होंने कहा जी हमने ना रिटायरमेंट के पैसे लेने हैं ना पेंशन लेनी है, हमने अपनी जान नहीं गंवानी, जान गंवाएंगे तो अपने उस मकसद के लिए जो उनका मकसद है वो समझते हैं। ये अब वहाँ हमने पहले प्रोग्रामों में भी ये बताया था कि ये जानबूझकर या तो सिखों को आगे कर देते हैं या निचली ज़ात के हिंदुओं को आगे कर देते हैं, और यही हुआ है। देखें, अब तस्दीक खुद कर रहे हैं यहाँ पे कि उनके सिख जो है चाइना बॉर्डर पे ज़्यादा मरने वाले कौन है? चाइना वहाँ पे जो लद्दाख में वो सिख हैं। लड़ाई किससे हुई? आगे किसको किया गया? सिखों को किया गया। इसी तरह पाकिस्तान के साथ यही किया जा रहा है, किसी महाज पे भी हो वो यही करते हैं जानबूझकर। अब 11 से 13,000 के दरमियान सिख हैं जिन सिखों ने बाकायदा भारतीय फौज से लैदगी कर लिया। या सर, ये एक बहुत खौफनाक है और ये तारीख में पहली दफा है। और देखिए, ऐलान कर दिया गया है कि अगर आप 50,000 लेते हैं 55,000 लें, 25,000 लेते हैं 30,000 लें, जितने आप पैसे लेते हैं उससे ज्यादा पैसे आप हमसे लें। और जब ये मामला शुरू हो जाता है तो उसके बाद आप देख सकते हैं फिर सूरत किस तरफ जाती है। तो ये इस वक्त मेरी इत्तला के मुताबिक भारतीय फौज के अंदर सिखों की एक बड़ी जो तादाद है, बड़ी तादाद, वो आहिस्ता आहिस्ता भारतीय फौज को छोड़ रही है, और आने वाले वो सब के सब जो है खालिस्तान तहरीक के लिए काम करना शुरू करने लगे। और अगर ये काम शुरू हो जाता है तो दो होंगे, एक नरेंद्र मोदी जो है वो बिल्कुल
खालिस्तान तहरीक के आगे नहीं खड़ा हो सकेगा। दूसरा, भारतीय फौज के अंदर से जब उनके सबसे बहादुर जो हैं सिख वो ही निकल गए तो फिर हिंदू बनिया कहाँ पे जाके लड़ेगा? तो ये मामला है और ये बड़ा खौफनाक सिनेरियो है कि 11 से 13 हज़ार इस वक्त तक जो हिंदू हैं सिख हैं उन्होंने फौजियों ने वहाँ पे इस्तीफे दे दिए हैं। और जिस तरह अब ये ऐलान हो गया जो हमने अपनी स्क्रीन पे दिखाया ये खालिस्तान तहरीक के जो रहनुमा उनकी तरफ से, तो अब असल में अब सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद इसी ऐलान को देखते हुए बाकायदा रजिस्ट्रेशन करा रही है। और ये रजिस्ट्रेशन इतनी तेज़ी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है कि जिससे भारत के अंदर एक बहुत खौफ पैदा हो गया है। और अब उस खौफ को ख़त्म करने के लिए नरेंद्र मोदी चंद ऐसे सिख रहनुमाओं को ख़रीद कर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जो खालिस्तान तहरीक के ख़िलाफ़ हैं। मगर वहाँ पर अब सूरत हाल तब्दील है। अब वहाँ पर एक ही सवाल हो रहा है कि हमारे ही लोग क्यों बॉर्डर पे मर रहे हैं, हर जंग में सिख ही क्यों मर रहे हैं? मोदी हुकूमत जवाबदेह है इस पे, अवाम मोदी हुकूमत से सवाल कर रही है और दूसरे जो फौजी हैं अपनी आला क़यादत से सवाल कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि गैर पेशा वाराना अंदाज में हमारे जो फौजी गवाए गए, हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया गया, कहानियों पे कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं, ये तमाम की तमाम जिम्मेदारी आर्मी चीफ पर आयद होती है। ये सवाल कर रहे हैं भारतीय फौजी अपनी ही फौज के आला अफसरान से। दूसरी जानिब मोदी हुकूमत को भी टफ टाइम का सामना करना पड़ रहा है, अवाम मुखालिफत पर उतर आई है। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।